आप सुन रहे हैं मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 24। पृथ्वी को मनाने के लिए अवनी ने आज सामने से पहल की और ये देखकर पृथ्वी को काफी अच्छा लगा। आज अवनी ने उसे वो सारे हक दे दिए जो शादी के बाद एक पति के होते हैं। पृथ्वी अवनी के करीब आया। खिड़की से आते समंदर की शोर करती लहरें धीरे धीरे शांत पड़ने लगी। आसमान में चमकते चांद की दूधिया रोशनी से समंदर का पानी चमचमा रहा था। पृथ्वी अपने और अवनी के बीच आज किसी को आने देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खिड़की के पर्दे गिरा दिए और अवनी को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ चला आया। सिद्धार्थ का घर सिरोही। रात 10 बजे सिद्धार्थ अपने ऑफिस से घर आया। आज वह ऑफिस देर से गया था, इसलिए उसे वापस आने में काफी देर हो गई, लेकिन आज सिद्धार्थ खुश था। सुरभि की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर सिद्धार्थ ये जान चुका था कि सुरभि उससे प्यार करती है। सीटी बजाते गुनगुनाते हुए सिद्धार्थ घर के अंदर आया और जैसे ही हॉल में पहुंचा, जगदीश जी और गिरिजा जी को देखकर ठिठक गया और हैरानी भरे स्वर में कहा, आप दोनों अभी तक सोए नहीं? मम्मी, मैंने फोन पर आपसे कहा था ना मुझे आने में देर हो जाएगी, आप मेरा इंतजार नहीं करना। तुम्हारे देर से घर आने का कारण कहीं वो लड़की तो नहीं? जगदीश जी ने पूछा। कौन लड़की? सिद्धार्थ ने चौंक कर कहा। जगदीश जी सोफे से उठे और सिद्धार्थ की तरफ देखकर गुस्से से कहा, वही लड़की जिसके साथ सरेआम तुम हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। सिद्धार्थ ने सुना तो उसे सुबह सुरभि से हुई मुलाकात याद आ गई और उसने बेचैनी भरे स्वर में कहा, पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? उस दिन रात में तुम उस लड़की को घर लेकर आए थे, मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों के बीच दोस्ती जैसा कुछ नहीं है, जगदीश जी ने गुस्से से कहा। सिद्धार्थ कुछ देर खामोश रहा और कहा, मैं सुरभि को पसंद करता हूँ पापा, और उससे शादी करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर जगदीश जी की भवें तन गई और उन्होंने पलटकर गिरिजा जी से कहा, देख रही हो इसकी बेशर्मी, अब ये उस लड़की से शादी करना चाहता है। इसमें गलत क्या है पापा? मैं उसे पसंद करता हूँ और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, इसमें क्या बुराई है? सिद्धार्थ ने कहा, बुराई ये है कि इससे पहले भी तुमने 2 लड़कियों को पसंद करने और उनसे शादी करने का दावा किया था। तुम्हारी चुनी एक लड़की ने यहाँ आकर मेरी बेइज्जती की और दूसरी ने पूरी समाज में मेरी नाक कटवा दी। अब तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है? अब क्या तुम पूरे शहर में मेरी इज्जत नीलाम करना चाहते हो? जगदीश जी ने कहा, ऐसा नहीं है पापा, नंदनी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी और अवनी किसी और को पसंद करती थी, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। मैं जिंदगी भर उसे दुखी नहीं देख सकता था। सुरभि को मैं सच में पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? सिद्धार्थ ने रुआंसा होकर कहा, गलत है। वो लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी और अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, समझे तुम? मैंने भाई साहब से तुम्हारे लिए लड़की देखने को कहा है और इस रविवार हम उसे देखने चलेंगे, ये मेरा फैसला है, जगदीश जी ने गुस्से से कहा। जगदीश जी की हर बात चुपचाप सुनने वाला सिद्धार्थ आज चिल्ला उठा और कहा, अगर आपने फैसला कर लिया है तो फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए पापा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मुझे करना है, आपको नहीं। सिद्धार्थ को जबान लड़ाते देखकर जगदीश जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बाप और बेटे को गुस्से में एक दूसरे के खिलाफ देखकर गिरिजा जी बीच में आई और सिद्धार्थ को फटकार लगाकर कहा, सिद्धू, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। उसने गुस्से से जगदीश जी को देखा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये देखकर गिरिजा का दिल बैठ गया, लेकिन एक तरफ पति था तो दूसरी तरफ बेटा, और उस वक्त उनकी अपने पति के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी। सिद्धार्थ की बात से आहत होकर जगदीश जी खामोश से सोफे पर आ बैठे। गिरिजा उनके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, उसे माफ कर दीजिए, बच्चा है, मैं समझा दूंगी, लेकिन क्या गिरिजा? जगदीश जी ने कहा, सिद्धू जो कह रहा है वो भी तो गलत नहीं है। अगर वो उस लड़की से शादी करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? अगर आप उसकी शादी अवनी से करवाने को तैयार हो सकते हैं तो फिर इस लड़की में क्या दिक्कत है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। इन सब से गुजरने के बाद सिद्धू ने शादी का सोचा तो सही, वरना मुझे तो लगता था कि वह हमेशा अकेला ही रहेगा, गिरिजा ने जगदीश जी को समझाते हुए कहा। गिरिजा की बात सुनकर जगदीश जी उठे और चुपचाप वहां से चले गए।
गिरजा का चेहरा मायूसी से घिर गया। वह एक बार फिर अपने बेटे और पति के बीच पिस चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के किनारे साफ किए और फिर किचन की तरफ चली आई, क्योंकि उन्हें एक माँ होने का फर्ज भी तो निभाना था। उन्होंने प्लेट में सिद्धार्थ के लिए खाना लिया और लेकर सिद्धार्थ के कमरे के दरवाजे के सामने चली आई। सिद्धार्थ अभी भी गुस्से में होगा सोचकर गिरजा दरवाजा खटखटाने का सोच ही रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा खुला है। गिरजा अंदर आई, देखा सिद्धार्थ बिस्तर पर बैठा है और उदास आंखों से सामने खाली दीवार को देख रहा है। गिरजा ने खाने की प्लेट लाकर बिस्तर पर रखी और सिद्धार्थ के बगल में बैठकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर कहा, सिद्धू, इतना मत सोचो, चलो चलकर खाना खाओ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? सिद्धार्थ ने उदासी भरे स्वर में कहा। पूछो, गिरिजा ने कहा। अवनी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन जिंदगी भर उसे मुझसे प्यार का नाटक ना करना पड़े और हमारी शादी समझौता ना कहलाए, इसलिए मैंने उसे शादी पृथ्वी से करने को कहा। मैंने क्या गलत किया? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया सिद्धू। मैं भी चाहती थी कि अवनी इस घर की बहू बने। खैर, उसके नसीब में कुछ और लिखा था। गिरिजा ने हताश होकर कहा। तो फिर पापा ये क्यों कहते हैं कि मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? मैंने 4 लोगों की जिंदगी खराब होने से बचाई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिद्धार्थ ने तड़प कर कहा। सिद्धार्थ को दुखी देखकर गिरिजा ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, मैं उन्हें समझाऊंगी सिद्धू। अभी वो गुस्से में है और अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन इस बार उनकी जिद नहीं चलेगी। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहोगे। सिद्धार्थ ने सुना तो सुबकते हुए गिरिजा के सीने से आ लगा। चलो आओ, खाना खाओ और सो जाओ, गिरिजा ने कहा तो सिद्धार्थ उठकर बाथरूम में गया और हाथ मुंह धोकर बाहर आया। उसने अपने हाथ और मुंह पोंछा और खाना खाने के लिए बिस्तर पर आ बैठा। उसने खाना खाया तब तक गिरिजा जी उसके पास ही बैठी रही और उसे समझाती रही। खाना खाकर सिद्धार्थ सोने चला गया और गिरिजा जी बर्तन उठाकर किचन में चली आई। बर्तन धोते हुए वे बस सिद्धार्थ और जगदीश जी के बारे में सोच रही थी कि कैसे दोनों बाप बेटे में सुलह करवाई जाए। देसाई मेंशंस, मुंबई। सुबह के घर से निकली प्राची देर रात घर लौटी। मिस्टर देसाई डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और शायद प्राची का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। प्राची अपना पर्स हवा में उछालते हुए अंदर आई। बाकी दिनों की बजाय आज वह कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। प्राची ने डाइनिंग पर बैठे मिस्टर देसाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और गुनगुनाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ये देखकर मिस्टर देसाई ने उसे आवाज दी, प्राची। मिस्टर देसाई की आवाज सुनकर प्राची चौंकी और उसने पलटकर देखा तो पाया कि मिस्टर देसाई डाइनिंग टेबल के पास बैठे हैं और खाना उनके सामने रखा है। प्राची उनकी तरफ आई और कहा, डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, खाना खाते हैं। मिस्टर देसाई ने सामने पड़ी प्लेट को सीधा करके कहा। प्राची हंसी और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दिखाकर कहा, डैड, रात के 11 बज रहे हैं और मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करके आई हूँ। आपको लगता है मैंने वहाँ खाना नहीं खाया होगा? एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, बट वहाँ का सी फूड डैड, सो डिलिशियस, यू मस्ट ट्राई ना। ज़रूर। तुम्हें खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, जब तक मैं खाऊं तब तक यहाँ बैठ ही जाओ, मिस्टर देसाई ने कहा। ओ डैड, अच्छा ठीक है, प्राची ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा और घर के नौकर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। ओके मैम, नौकर ने कहा और वहां से चला गया। देसाई सर खुद से अपनी प्लेट में खाना परोसने लगे तो प्राची ने कहा, डैड, मैं सर्व करती हूँ। प्राची ने मिस्टर देसाई की प्लेट में खाना परोसा और प्लेट उनकी तरफ खिसकाकर कहा, खाइए। मिस्टर देसाई खाना खाने लगे और खाते खाते उन्होंने प्राची से सवाल किया, प्राची, तुम्हें विक्रम कपूर कैसा लगता है? अच्छा लड़का है डैड, प्राची ने अपने फोन में नजरें गड़ाए कहा, क्योंकि इस वक्त वह विक्रम के ही मैसेज का जवाब दे रही थी और साथ ही उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। मिस्टर देसाई ने देखा तो फिर सवाल किया, मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते के नए प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी कपूर एंड ग्रुप्स के साथ साइन कर ले, तुम्हारा क्या ख्याल है? ग्रेट आइडिया डैड,
मिस्टर कपूर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। प्राची ने एक बार फिर फोन में नजरें गड़ाए कहा, क्यों ना इस बार की मीटिंग तुम अटेंड करो। मिस्टर देसाई ने इस बार अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, जिससे प्राची ने अपना फोन साइड में रखकर उनकी तरफ देखा और कहा, ओ कम ऑन डैड, मैं अब आपकी कंपनी में काम नहीं करती, फिर मैं इस मीटिंग को अटेंड कैसे कर सकती हूँ। आप भरत से कहिए ना, वो कर लेगा। नहीं प्राची, भरत नहीं करेगा, क्योंकि इस बार मिस्टर कपूर ऑफिस के बजाय हमारे घर आने वाले हैं, मिस्टर देसाई ने कहा। प्राची ने सुना तो थोड़ा चिढ़ गई और कहा, दिस इज टू मच डैड, ऑफिस मीटिंग कब से घर पर होने लगी। मैडम, आपकी ग्रीन टी, नौकर ने कप प्राची के सामने रखकर कहा। थैंक यू, तुम जाओ, प्राची ने नौकर से कहा और फिर मिस्टर देसाई की तरफ देखकर बोली, डैड, ऑफिस मीटिंग कब से घर पर होने लगी, अब क्या आप इस घर को भी ऑफिस बनाना चाहते हैं। तुम समझती नहीं हो प्राची, ये सिर्फ बिजनेस मीटिंग नहीं बल्कि खैर जाने दो, मैं देख लूंगा, मिस्टर देसाई ने कहा। फिर सभी एकदम से प्राची के सामने उसके रिश्ते की बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन बातों बातों में उन्हें प्राची से ये जानने को मिल चुका था कि विक्रम उसकी नज़र में अच्छा लड़का है। तो अब मैं जाऊं डैड, एक्चुअली मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आपसे कल सुबह बात करती हूँ, गुड नाइट, प्राची ने अपनी ग्रीन टी खत्म कर उठते हुए कहा और वहां से चली गई। मिस्टर देसाई ने भी अपना खाना खाया और वहां से अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह गोवा रिजॉर्ट के उस आलीशान कमरे का नज़ारा देखने लायक था, जिसमें अवनी और पृथ्वी ठहरे थे। बिस्तर पर पृथ्वी की बाहों में सिमटी अवनी गहरी नींद में सो रही थी। पृथ्वी ने कंबल से खुद को और अवनी को सीने तक ढका हुआ था। बाहर मौसम काफी सुहावना था और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे खिड़की पर लगे पर्दे हवा से बहुत ही शालीनता से उड़ रहे थे। अवनी नींद में कुनमुनाई तो पृथ्वी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सोई हुई अवनी को देखा। आज पृथ्वी की आंखों में एक अलग ही नशा और चेहरे की चमक बता रही थी कि उसकी रात अच्छी गुजरी थी। अवनी का बंद आंखों में भी सुकून था। पृथ्वी के सीने से लगी वह बेफिक्र सो रही थी। नींद से भरी आंखों से पृथ्वी ने अवनी को देखा और फिर उसके ललाट को अपने होठों से छूकर आंखें मूंद ली। इस बार पृथ्वी सोया और गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद अवनी की आंखें खुली। उसने खुद को पृथ्वी की बाहों में देखा तो मुस्कुरा उठी और फिर धीरे से उससे दूर होकर वहां पड़ी चद्दर में खुद को लपेटा और अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ चली गई। अवनी ने हाथ में पकड़े कपड़े बाथरूम की बाल्टी में डाले और खुद शीशे के सामने चली आई। अवनी ने जैसे ही खुद को शीशे में देखा, शर्म से उसका चेहरा लाल हो उठा। वह एक हाथ से चद्दर को थामे रही और दूसरे हाथ में पानी लेकर अपने चेहरे को धोने लगी तो सहसा ही उसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़ी, जहां एक गहरा लाल निशान था और वैसे ही कुछ निशान उसकी गर्दन की दूसरी तरफ और कंधे पर भी थे, जिन्हें देखकर अवनी शर्म से और ज्यादा पानी पानी हो गई। वह पृथ्वी को जितना सीधा समझती थी, पृथ्वी उतना सीधा था नहीं। उसने ब्रश उठाया और पेस्ट निकालकर अपने दांत घिसने लगी। तभी पृथ्वी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और कहा, अवनी, दरवाजा खोलो। अवनी ने पहले दरवाजे को देखा और फिर शीशे में खुद को देखा और फिर हाथ में पकड़ी उस चद्दर को जिससे अवनी ने खुद को ढक रखा था और बहुत ही कम कपड़े पहने थे। पृथ्वी दरवाजा खटखटाए जा रहा था। अवनी ने इधर उधर देखा। उसे रैंक में पृथ्वी की एक टी शर्ट दिखी। अवनी ने जल्दी से मुंह धोया और पृथ्वी की टी शर्ट को पहन लिया, जो कि उसके घुटनों से कुछ ऊपर तक आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन पृथ्वी ने जब अवनी को अपनी टी शर्ट में देखा तो उसकी भवें चढ़ गई और वह अवनी को घूरने लगा। तो दोस्तों, क्या गिरिजा जी करा पाएगी सिद्धार्थ और जगदीश जी में सुलह? क्या प्राची जान पाएगी मिस्टर देसाई की बातों का मतलब? अवनी को अपनी टी शर्ट में देखकर क्यों चिढ़ गया पृथ्वी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे एक प्यारा सा लाइक दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।